दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पे और इससे जुड़े हुए तमाम डायमेंशन को देखने का प्रयास करेंगे। 73वां संविधान संशोधन को भी देखेंगे। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं की क्या उपलब्धि रही है, हम उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों उससे पहले यदि 70 बीपीएससी में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आप टीम जीसी साइज का 180 पीडीएफ और उसके वीडियो को रख कर जा सकते हैं, आपका फाइनल होगा। इसका चार्ज 4000 है। 83 73 98 49 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की परिभाषा जानना जरूरी है, भूमिका में लिखना है। तो विश्व बैंक के, इसको सुन लीजिए पहले, विश्व बैंक के दस्तावेज के अनुसार पहला लाइन होगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से जुड़े हुए कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो यही लिखिएगा, या विकेंद्रीकरण से। विश्व बैंक के दस्तावेज के अनुसार विकेंद्रीकरण का तात्पर्य है निर्वाचित स्थानीय स्तर के निर्वाचित प्रतिनिधियों को या स्थानीय स्तर के निर्वाचित निकायों को राजनीतिक, प्रशासनिक और राजकोषीय जिम्मेदारी का हस्तांतरण। यानी विश्व बैंक के दस्तावेज के अनुसार लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का तात्पर्य है स्थानीय स्तर के निर्वाचित निकायों में राजनीतिक, प्रशासनिक, राजकोषीय जिम्मेदारियों का हस्तांतरण। यानी कहने का तात्पर्य है कि विकेंद्रीकरण क्या होता है कि जो केंद्र से स्थानीय स्तर के जो निकाय होती है उसमें प्रशासनिक, राजनीतिक और आर्थिक, वित्तीय जिम्मेदारियों का हस्तांतरण किया जाता है केंद्र से। ऊपर से नीचे की ओर शक्ति का हस्तांतरण, सत्ता एवं शक्ति का। अब देखिए कैसे विकेंद्रीकरण होता है भारत में। लिखेंगे केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार से सत्ता एवं शक्ति का विकेंद्रीकरण कहाँ किया गया है? राज्य सरकार पे। सेंट्रल गवर्नमेंट देख रहे हैं ना, भारत सरकार से सत्ता का विकेंद्रीकरण राज्य सरकार में किया गया है। फिर राज्य सरकार से सत्ता का विकेंद्रीकरण कहाँ किया गया है? देखेंगे स्थानीय निकाय में। हर स्तर पर विकेंद्रीकरण है। एक केंद्र से राज्य में विकेंद्रित किया गया, राज्य से फिर जो है स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया गया है, सत्ता एवं शक्ति का। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में का तात्पर्य होता है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाचित स्थानीय निकायों को राजनीतिक, प्रशासनिक और राजकोषीय जिम्मेदारियों का हस्तांतरण करना। यानी इसके तहत क्या होता है कि ऊपरी स्तर से, शीर्ष स्तर से निचले स्तर में राजनीतिक, प्रशासनिक और राजकोषीय वित्तीय जिम्मेदारी जो है हस्तांतरण किया जाता है। इसके 3 रूप है। आप देखेंगे विकेंद्रीकरण माने बंटवारा, नीचे से, ऊपर से नीचे की ओर हस्तांतरण। क्या हस्तांतरण किया जाता है? राजनीतिक शक्ति का, प्रशासनिक शक्ति का और राजकोषीय आर्थिक शक्ति का हस्तांतरण किया जाता है। अब राजनीतिक शक्ति में है विचार विमर्श करने के लिए कार्यकारी निकाय की। देखिए कार्यकारी निकाय विधान परिषद जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कानून बनाया जाता है। कार्यकारी परिषद विभिन्न नियमों को जो है बनाया जाता है। संसद हो गया, एक हो गया राज्य विधानमंडल और एक हो गया ग्राम सभा। देख रहे हैं निर्णय लेने की शक्ति, नागरिक भागीदारी और जवाबदेही और उत्तरदायित्व। राजनीतिक विकेंद्रीकरण में क्या होता है कि विचार विमर्श, कार्यकारी निकाय, निर्णय लेने की शक्ति और नागरिक भागीदारी और जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व का कहाँ से? शीर्ष स्तर से नीचे की ओर हस्तांतरण किया गया है। लेकिन भारत में कहाँ से हस्तांतरण किया गया है? राज्य सरकार। जो स्थानीय निकायों को जो शक्ति दी गई है वो राज्य की ही शक्ति जो है स्थानीय निकायों में दिया गया। केंद्र से शक्ति का हस्तांतरण राज्य में किया गया है और राज्य से शक्ति का हस्तांतरण स्थानीय निकायों में किया गया है, पंचायती राज संस्था और नगर पालिका संस्थाओं में। प्रशासनिक शक्ति का हस्तांतरण कैसे होता है? ऊपरी स्तर से, राज्य स्तर से। जिम्मेवारी, स्वयं की संपत्ति प्रशासनिक शक्ति में, कार्य संचालन यानी योजना को क्रियान्वयन करने और योजना बनाने और अपना स्टाफ। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण में यही होता है।
तो पंचायत का भी अपना अधिकारी है। उसके बाद पंचायत को भी योजना बनाने कार्य करने की जिम्मेदारी है। स्वयं की पंचायत की भी अपनी सब परिसंपत्ति पंजी होती है और जिम्मेवारी भी पंचायत की है। तो ऊपर से राज्य से नीचे की ओर हस्तांतरित किया गया है। राजकोषीय जिम्मेदारी अब जो है राजकोषीय जिम्मेदारी का हस्तांतरण कैसे किया जाता है। ऊपरी स्तर से स्वयं को बजट बनाने की शक्ति दे दिया है, व्यय करने के लिए राजस्व प्राप्ति का अधिकार दे दिया जाता है। तो आप देखेंगे पंचायतों को भी अपना बजट बनाने की शक्ति है, व्यय करने की शक्ति दी गई है और राजस्व संग्रहण करने की शक्ति पंचायतों में भी निहित कर दी जाती है। हालांकि राजस्व संग्रहण की शक्ति जो है बिहार में नहीं दिया गया है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में आप समझ गए हैं क्या होता है कि ऊपरी स्तर से निचले स्तर पे राजनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और राजकोषीय जिम्मेदारी को हस्तांतरण किया जाता है। नीचे की ओर जो है सत्ता एवं शक्ति का हस्तांतरण किया जाता है। समझ गए ना। अब हम लोग देखेंगे आखिर इस विकेंद्रीकरण का क्या महत्व है। तो अगला पॉइंट में हम लोग देखेंगे इस विकेंद्रीकरण का महत्व क्या है कि इससे लोक सेवा वितरण की दक्षता बढ़ती है। यानी सरकार से जो नागरिक सुविधाएं प्रदान की जाती है उसकी दक्षता बढ़ती है। अब दक्षता कैसे बढ़ती है, तो स्थानीय लोग अगर सेवाओं का वितरण करते हैं तो स्थानीय समस्या से वो अवगत रहते हैं। स्थानीय समस्याओं के लिए अगर मान लीजिए किसी की शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कहाँ पुल बनना है, कहाँ नाला बनना है, कहाँ सिंचाई का विस्तार किया जाएगा, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, किसका मकान बनाना है, किसके यहाँ शौचालय बनाना है, किसके घर में नल का जल लगाना है। तो ये स्थानीय स्तर पर लोग इसके प्रति क्या होता है, इस समस्या को जानते हैं कि इसके यहाँ ये चीज कमी है, इसके यहाँ रोड नहीं है, इसके दरवाजा गड्ढा है, या ये समाज के बहुत गरीब लोग हैं। तो जो सरकारी सेवा होती है अगर उसी को दे दिया जाए तो उसको वितरण करने में जो है वो बहुत दक्ष होता है, उचित लोगों को पहुंचता है। और केंद्र से सीधे आएगा, मान लीजिए सीधे राज्य से जाएगा तो पता नहीं चल पाता है। सीधे राज्य के अधिकारी जाके गांव में बांटने लगेगा तो हेर फेर हो जाएगा। अब राज्य के अधिकारी तो गांव में जाएगा नहीं, गांव में बीडीओ तो जाता नहीं है, एसडीएम या डीएम जो है जाएगा। तो स्थानीय स्तर के अधिकारी जो है, क्या स्थानीय स्तर पर जो मुखिया होते हैं, वार्ड होते हैं, सचिव होते हैं, सरपंच होते हैं, वो सब जानता है, वो सूची बना कर देगा और उसी सूची से फिर जो है राशि आवंटन होता है। तो इससे लोक सेवा वितरण में जो है, क्योंकि सरकार का काम है सेवा वितरण करना, सुरक्षा प्रदान करना, सर्विस डिलीवरी। आप भी ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आप भी तो सर्विस डिलीवरी करेंगे ना, वृद्धा पेंशन की योजना को, मनरेगा को, सिंचाई को, नल जल को, देख रहे हैं सड़क बन रहा है, पुल बन रहा है, यही सब ना करेंगे। ये सर्विस डिलीवरी है। तो स्थानीय लोग अगर इस काम में अगर शामिल होगा तो ज्यादा दक्षता के साथ जो है लोगों को मिलेगा। लोक सेवा वितरण की दक्षता बढ़ती है। सरकार और नागरिक के बीच, अब देखिए विकेंद्रीकरण क्या होता है, विकेंद्रीकरण में सरकार और नागरिक जो है नजदीक आ जाता है। बिल्कुल, क्योंकि आम जनता पंचायत के जो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, पंचायत के ग्राम के सभी वैध सदस्य ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। सरकार बिल्कुल आम जनता, अब इस पंचायती राज संस्था के माध्यम से आम जनता सीधे जो है सरकार से जुड़ जाती है, सीधे गवर्नमेंट से जुड़ती है और कार्य संस्कृति में सुधार होता है। अब कहिए कार्य संस्कृति में कैसे सुधार होता है। मान लीजिए केंद्र दिल्ली में बैठे या पटना में बैठे अधिकारी जो है योजना बना रहा है, योजना बना रहा है, निर्णय ले रहा है, तो उसमें लेत लतीफी होता है, लाल फीताशाही, अफसरशाही बढ़ता है, अफसरशाही बढ़ता है। यही काम अगर बहुत सारे, चूंकि पूरे बिहार का काम अगर मान लीजिए पटना में हो रहा है, एक ही जगह हो रहा है, एक ही जगह, लेकिन यही निर्णय का कार्य, योजना बनाने का कार्य जो है अलग अलग पंचायतों को, 8,000 से ऊपर पंचायत है बिहार में, को दे दिया जाए तो क्या होता है, त्वरित निर्णय होगा, अफसरशाही भी हावी नहीं होगा, अलग अलग। इससे कार्य संस्कृति में सुधार होता है। राजनीतिक निर्णय में उच्च भागीदारी होती है। जो भी राजनीतिक निर्णय होती है, अब एक जगह जो है
मान लीजिए राज्य सरकार निर्णय ले रही, तो राज्य सरकार के निर्णय में कितने लोग होंगे, जितने विधायक होंगे वही विधायक भी भाग नहीं लेते हैं, तो विधायिका के सदस्य होते हैं, राज्य मंत्रिपरिषद के जितने भी सदस्य होते हैं, अधिकारी गण होते हैं, वो शामिल होते हैं। लेकिन यही जो है अगर निचले स्तर पे आप ले जाते हैं तो पूरे 8,000 से ऊपर पंचायत है, फिर पंचायत समिति है, जिला परिषद है, तो बहुत सारे लोगों की जो है भागीदारी हो जाती है। तो राजनीतिक निर्णय में उच्च भागीदारी होती है और केंद्रीय स्तर के अधिकारी स्थानीय स्तर की समस्या से परिचित होते हैं। अब देखिए केंद्रीय स्तर राज्य के अधिकारी जो है, मान लीजिए दिल्ली के ले लीजिए या बिहार सरकार के अधिकारी ले लीजिए, तो विकेंद्रीकरण में क्या होता है कि उन अधिकारियों को भेजा जाता है। अब मान लीजिए बीडीओ को गांव में भेज दिया, एसडीएम गांव में निकल जाता है, निकलता है कि नहीं, निकलता है, डीएम गांव में दौरा लगा देता है। तो इससे क्या होता है कि वे स्थानीय समस्याओं से परिचित होते हैं और उसके बाद जो जनता से जुड़ाव होता है, समस्या को वास्तविक रूप से देखते हैं और समस्या को वास्तविक रूप से देखने के बाद जो योजना बनाता है या सरकार को जो सलाह दिया जाता है वो ज़्यादा धरातलीय होता है, यथार्थवादी होते हैं और प्रभावी होते हैं। नीति और विकास कार्य अधिक प्रभावी होता है। विकेंद्रीकरण के यही फायदे हैं। अब हम आगे चर्चा करेंगे भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए क्या प्रयास किया गया है, उसको जो है थोड़ा सा देखना है। अब विकेंद्रीकरण के लिए क्या क्या प्रयास किया गया है। 1952 में पहली बार सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगर आप देखिएगा तो भारत में विकेंद्रीकरण की शुरुआत जो है आप मौर्य काल से भी आप देख सकते हैं। मौर्य काल में भी ग्राम सभा का अस्तित्व रहा है। लगातार प्राचीन काल में, मध्यकाल में भी जो है चौधरी ये सब जो है थे, सल्तनत काल थी, मुगल काल में भी, ब्रिटिश शासन काल में, लॉर्ड रिपन के काल में पहली बार 1882 के बाद लोकल बोर्ड का गठन किया गया था। उसके बाद क्या हुआ कि 1919 के अधिनियम में भी ग्राम पंचायतों की स्थापना कुछ जगह किया गया था, कुछ राज्यों में। 1939 में भी, 1935 के अधिनियम में भी यह प्रवृत्ति रही है। उसके बाद जो है गांधी जी विकेंद्रीकरण के बड़े हिमायती थे। उनका मानना था कि जब तक जो विकेंद्रीकरण है और आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण में जो है विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए, क्योंकि अधिक से अधिक जो है शासन प्रशासन में लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। गांधी जी है स्वराज लाने के लिए जो है इसका आह्वान किए थे, स्वशासन के लिए, और गांव की आत्मनिर्भरता का जो है वो गांव को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे, नीचे स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक। तो गांधी जी भी जो है ग्राम पंचायत के बड़े हिमायती थे। उसके बाद 1952 में उन्हीं के जो है विचारों को मूर्त रूप देने के लिए 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उसके बाद 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा भी विकेंद्रीकरण की दिशा में एक प्रयास था। और 1940 में संविधान में जो है 1940 में राज्य को निर्देश दिया कि वो ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। उसके बाद अलग अलग राज्यों में स्वतंत्रता के बाद जो है अलग अलग गाँव में, राज्यों में ग्राम पंचायती गठन किया गया, लेकिन वो नियमित रूप से काम नहीं कर रहा था। उसके चुनाव समय पर चुनाव नहीं होते थे, पहले ही भंग कर दिया जाता था। अगर कोई चुन लिया जाता था तो 15 साल तक वही रह जाता था। तो उसमें एक नियमितता नहीं थी और पर्याप्त शक्ति, उत्तरदायित्व नहीं दी गई थी। तो इन सब दोषों को दूर करने के लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है पारित किया गया था संविधान में 1992 में। 1993 में इसको लागू किया गया था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। तो 73वां संविधान संशोधन जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है संवैधानिक उपबंध है। अब हम इसके बारे में देखेंगे कि आखिर 73वां संविधान संशोधन, अब एक चीज याद रखिएगा, 73वां संविधान भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए कौन सा कानून बनाया गया है, 73वां संविधान संशोधन। इसकी तरफ पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। या क्वेश्चन आ जाएगा कि क्वेश्चन कई तरीके से आता है, पंचायतों की स्थिरता और स्वतंत्रता के लिए कौन कौन सा प्रयास किया गया है। तो 73वां संविधान संशोधन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए
संवैधानिक उपबंधों पर चर्चा करें तो 73वां संविधान संशोधन, स्थिरता के लिए, सुरक्षा के लिए, स्वतंत्रता के लिए, नियमित संचालन के लिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए प्रयास आ जाएगा, तो उसमें 73वां संविधान संशोधन के लिए का ही चर्चा करना है। अब 73वां संविधान संशोधन की विशेषता देखेंगे। इस संशोधन के द्वारा भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के गठन का व्यवस्था किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होगा वहां मध्यवर्ती स्तर का यानी पंचायत समिति का गठन करना अनिवार्य नहीं है। यह अनुच्छेद 243 ख के तहत है, याद रखिएगा अनुच्छेद। उसके बाद ग्राम सभा, अनुच्छेद 243 क में प्रत्येक पंचायत में जो है ग्राम सभा का व्यवस्था है और इस ग्राम सभा के सदस्य जो है गांव के सभी वयस्क मताधिकार, जो वयस्क सदस्य होते हैं, जिनको वयस्क मतदाता होते हैं, वे जो है इसके सदस्य होते हैं। एक ग्राम पंचायत के जो है क्या होता है, पंचायती राज संस्था के कार्यकारिणी होता है, मतलब एक निर्णय लेने वाला बॉडी होता है, समझ रहे हैं। उसके बाद जो है चुनाव की व्यवस्था है। पंचायत के तीनों स्तरों पर जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाएगा और इसकी कार्यकाल जो है 5 वर्ष निर्धारित की गई है। और किसी भी परिस्थिति में जो है अगर 5 वर्ष, राज्य सरकार 5 वर्ष से पूर्व अगर इसको विघटन करती है तो 6 महीने के अंदर में चुनाव कराने की व्यवस्था है, समझ रहे हैं, नियमित 6 महीने के अंदर में। उसके बाद आरक्षण है। पंचायती राज संस्थाओं में समाज के सभी लोगों की भागीदारी के लिए अनुसूचित जाति जनजातियों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है, आरक्षण का प्रबंध किया गया है। साथ ही साथ पिछड़े वर्गों की आरक्षण के लिए राज्य विधानमंडल को सशक्त किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं के सभी प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले पदों में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। विषयों का हस्तांतरण देखेंगे तो पहले सारे विषय राजसूची के अंतर्गत आते थे। पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत जो 11वीं अनुसूची में 29 विषय है वे राजसूची में था। तो अब क्या हुआ है कि अब उसको पहचान करके 11वीं अनुसूची में डाल दिया गया है और इसी 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय है वही पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए सौंपे जाने हैं। तो विषयों का हस्तांतरण और राज्य विधानमंडल को सशक्त कर दिया गया है कि इन विषयों में को पंचायती राज संस्थाओं को जो है क्रियान्वयन करने के लिए, कार्य करने के लिए सौंपेगा। पंचायतों की शक्ति उत्तरदायित्व के लिए अनुच्छेद 243(6) में राज्य विधानमंडल को शक्ति दी गई है कि वह पंचायतों की शक्ति उत्तरदायित्व जो है प्रदान करेगा और कानून बनाकर शक्ति उत्तरदायित्व जो है प्रदान करेगा। जो कानून बनाएगा पंचायतों को शक्ति उत्तरदायित्व देने के लिए, उसमें सामाजिक आर्थिक योजना की विकास करना, योजना क्रियान्वयन, सामाजिक आर्थिक विकास की योजना बनाना और 11वीं अनुसूची के तहत कोई भी विषय क्रियान्वयन करने का जो है शक्ति जो है पंचायती राज संस्था को सौंप सकता है राज्य विधानमंडल कानून बनाकर। उसके बाद जो है राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है अनुच्छेद 243(झ) के द्वारा। इसमें कहा गया है कि पंचायत के राज्य सरकार से स्थानीय निकायों को पंचायती राज संस्थाओं के धन हस्तांतरण के फॉर्मूले तय करने के लिए और पंचायतों की वित्तीय स्थिति का जायजा के लिए हर 5 वर्ष पर एक राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, ताकि जैसे कि केंद्र से राज्यों के वित्त का हस्तांतरण कौन करता है, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत। लेकिन अब जो है राज्य से भी स्थानीय निकायों को वित्त के हस्तांतरण करने के लिए और वित्तीय स्थिति के पुनर्लोकन के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान इस अधिनियम में संशोधन विधेयक में किया गया है। उसके बाद पंचायतों के चुनाव को नियमित चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है, चुनाव आयोग, ताकि जो है निर्वाचन जो है, जो कि 1992 से पहले पंचायती राज संस्था क्यों सफल नहीं रहा, क्योंकि नियमित चुनाव नहीं होते थे, उसकी कोई निश्चित जो है संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी। लेकिन इसमें हर 5 वर्ष पर चुनाव कराने के लिए जो है राज्य चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है, संवैधानिक है। उसके बाद
राज्य विधानमंडल को शक्ति दी गई है कि वह विधायकों को, वह जो है पंचायतों की लेखा परीक्षण के लिए एक राज्य लेखा परीक्षण की व्यवस्था करेगा। तो यह जो है 73वां, उसके बाद जो है सदस्यों की आयु है पंचायत के अधीन पदों पर निर्वाचन के लिए आयु 21 वर्ष जो है निर्धारित की गई है, जबकि लोकसभा में 25 वर्ष है और राज्यसभा के 30 वर्ष है। तो ये इसकी मूल विशेषता है, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। अब 73वां संविधान संशोधन का क्या महत्व है? सबसे बड़ा महत्व है, पहली बार पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, संविधान का अंग बना दिया गया है। इसके बाद पंचायतों की स्थिरता स्वतंत्रता सुनिश्चित हुआ है। अब पंचायती राज संस्थाओं को संविधान का अंग बना दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया है। उसके बाद पंचायतों के नियमित चुनाव की व्यवस्था कराई गई है, उसके कार्यकाल निश्चित कर दिया गया है। कार्यकाल 5 वर्ष है ना, निश्चित कर दिया गया है। और विघटन किया जाएगा तो 6 महीना से पहले जो चुनाव हो जाएगा। पंचायतों की वित्तीय स्थिति के लिए राज्य वित्त आयोग का व्यवस्था किया गया है। लेखा परीक्षा की का प्रावधान किया गया है। तो इस सबसे पंचायतों की जो है स्थिरता और स्वतंत्रता जो है सुनिश्चित होगा। उसके बाद स्थानीय सुशासन को मजबूती मिली है। अब क्या है, पंचायती राज संस्था संविधान का अंग हो गया है, उसकी सुरक्षा स्वतंत्रता स्थिरता सुनिश्चित हुई है। तो क्या है, इससे स्थानीय सुशासन को जो है मजबूती मिली है। वित्तीय स्थायित्व के लिए, जैसा कि पंचायती राज संस्थाओं के धन के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। यह वित्त आयोग राज्य से पंचायती राज संस्थाओं के धन आवंटन के फॉर्मूले तय करता है, सिफारिश करता है। तो इससे क्या होगा कि पंचायतों को एक पैसा भी मिलेगा। पहले पैसा जो है राज्य सरकार दिया नहीं दिया, लेकिन अब तो नहीं है, वित्त आयोग सिफारिश करेगा तो देना ही है। और पंचायती राज संस्थाओं में के माध्यम से महिलाओं के राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उनके लिए 1/3 पद आरक्षित किया गया है। इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। और देखिए, बिहार में महिला बहुत आगे बढ़ चढ़कर जो है काम कर रही है। सामाजिक न्याय देखेंगे, पंचायती राज संस्थाओं में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा इस सब के लिए आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। इससे सामाजिक न्याय सुनिश्चित होगी। यह 73वां संविधान संशोधन का महत्व है। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आखिर 73वां संविधान संशोधन या पंचायती राज संस्थाओं की आलोचना किस आधार पर करेंगे? सबसे पहले, इस संशोधन अधिनियम में विधानमंडल को अधिक शक्तियां दे दी गई है। पंचायतों को शक्ति उत्तरदायित्व सौंपने के लिए, पंचायतों को निर्वाचन कराने के लिए, वित्तीय कर राजस्व करने की शक्ति देने के लिए, इस सब के लिए जो है राज्य सरकार को अधिक शक्तियां दे दी गई है। इसकी आलोचना इस आधार पर की जाती है। उसके बाद वित्तीय निर्भरता। आज भी पंचायती राज संस्था अपने काम काज के लिए, धन के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अनुदानों पर निर्भर है काफी हद तक। उसके बाद पंचायती राज संस्थाओं का जातिकरण कर दिया गया है। आज जो है पंचायतों में जो प्रधान जाति के लोग होता है उसकी दबदबा बढ़ गई है। ऐसे क्या होता है, लोक सेवा वितरण जो है, जो लोक सेवा वितरण है वह क्या हुआ है, उसकी गुणवत्ता निष्प्रभावी हुआ, मतलब उसकी गुणवत्ता में क्षरण हुआ है। अब मान लीजिए प्रधान जाति के लोग, क्या होता है, किसी ग्राम पंचायत में एक जाति के बहुत सारे लोग हैं। अब नियम क्या है कि वही लोग जो है बार बार मुखिया बन जा रहा है और वो अपनी जाति के लोगों को दे रहा है, बाकी जाति के लोगों को अलग कर रहा है। तो जो सेवा वितरण है उस पर असर पड़ रहा है। चापाकल उसको नहीं मिल रहा है, उसके टोला में सड़क नहीं बन रहा है, उसके टोला में जो है घर नहीं बन रहा है, उसके टोला में सोलर लाइट नहीं लग रहा है। अब देखते होंगे तो यह स्थिति है, जातिकरण जो है हो जाता है हो गया है। उसके बाद इसमें क्या है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम में
राजनीतिक दलों के बीच जो है पंचायती राज संस्थाओं में जो विभिन्न राजनीतिक दल है उसकी क्या भूमिका होगी वह स्पष्ट नहीं है और शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं। आज भी पंचायती राज संस्थाओं में राज्य सरकार के जो अधिकारी है और निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच जो संबंध है वो संबंध स्पष्ट रूप से विभाजित नहीं है। प्रॉक्सी उम्मीदवार आज देख रहे हैं ग्राम पंचायत में प्रॉक्सी उम्मीदवार बन गया है। आज महिला पति, मुखिया पति, सरपंच पति, मुखिया पति, मुखिया पति वार्ड सदस्य, तो जीतता कोई और है, काम कोई और कर रहा है। पति पत्नी जीत रही है, काम पति कर रहा है। समझ रहे हैं? तो ये स्थिति है। इसके बाद चुनावी रंजिश देख रहे हैं। पिछले 10 साल में 50 से अधिक मुखिया जो है बिहार में जो है मुखिया की जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पश्चिम बंगाल चुनाव में आप देख रहे हैं जब भी पंचायत चुनाव होता है हिंसा जो है रंजिश जो है शुरू हो जाता है आपसी। तो एक जो है अड्डा बन गया हिंसा का पंचायत चुनाव। और प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सबसे बड़ी चुनौती है कि जो स्थानीय निकाय के पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधि है उनमें भी सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए उनमें आवश्यक प्रशिक्षण उनमें क्षमता की कमी है। तो सबसे बड़ी जरूरी है कि उनमें क्षमता और प्रशिक्षण को जो है व्यवस्था किया जाना चाहिए। अब उसके सुझाव कुछ दे सकते हैं कि क्या है पंचायती राज व्यवस्था के सुचारू क्रियान्वयन के लिए क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। तो अब हम लोग सुझाव दे सकते हैं। अब सुझाव सुन लीजिए। सर्वप्रथम क्या है पंचायती राज संस्थाओं की जो जनप्रतिनिधि है उसकी क्षमता निर्माण प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। अभी तक पंचायती राज संस्थाओं अपने कामकाज के लिए धन के लिए पूरी तरीके से बहुत हद तक केंद्र और राज्य सरकार के अनुदानों पर निर्भर है। इसलिए उनकी वित्तीय रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें संसाधन एकत्रित करने का अधिकार मिलनी चाहिए। तीसरा है पंचायती राज संस्था जातिकरण का अड्डा हुआ है बन चुका है, इसको कम करना चाहिए। लोक सेवा वेतन का कार्य में ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ई गवर्नेंस सोशल ऑडिट की व्यवस्था नियमित करनी चाहिए। इस सबसे पंचायती राज संस्था सुचारू रूप से कार्य कर पाएगा। उसके बाद जो है जितने भी पंचायती राज संस्था है सरकार के नौकरशाह है कर्मचारी अधिकारी सबकी जिम्मेदारी जो है तय की जानी चाहिए, उत्तरदायी तय की जानी चाहिए। समझ रहे हैं? इससे पंचायती राज संस्था सुचारू रूप से क्रियान्वित होगा। अब बिहार में पंचायती राज संस्थाओं के क्रियान्वयन हम बोलेंगे, पीडीएफ में सब है, लिख लीजिएगा। जैसा कि जानते होंगे 73वां संविधान संशोधन को बिहार में लागू करने के लिए बिहार सरकार बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 पारित किया है। इस अधिनियम के द्वारा पूरे राज्य स्तर पर अब एक एक करके हम आपको बताते हैं कितना स्थापित किया है। काफ़ी जो है पंचायती राज संस्थाओं में देख रहे हैं ग्राम पंचायत जो है देखिएगा तो टोटल जो है 533 जो है पंचायत समिति है, 38 जिला परिषद है और 8058 ग्राम पंचायतें हैं। 8058 ग्राम कचहरी है। 8058 दोनों पंचायत ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी दोनों है। 533 जो है पंचायत समिति है, 38 जो है जिला परिषद है। ये काम कर रहा है। पंचायती राज संस्थाओं में सभी जातियों को आरक्षण दिया गया है। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, पिछड़ा सबको, महिला को 50% आरक्षण दिया गया है। 50% आरक्षण दिया गया है। उसके बाद पंचायतों को पर्याप्त वित्तीय शक्ति दी गई है। तो क्रियान्वयन हो रहा है बिहार में। अब बिहार सरकार की पंचायती राज व्यवस्था की क्या उपलब्धि रही है तो अब इस उपलब्धि को देखेंगे। बिहार में पंचायती राज पंचायती राज अधिनियम 2006 पारित किया गया था 73वां संविधान संशोधन को लागू करने के लिए। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है कि बिहार सरकार को जो है कई पुरस्कार प्राप्त हुए पंचायती राज संस्थान के। अब देखेंगे भारत सरकार की पंचायती राज संस्थाओं द्वारा पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा बिहार सरकार के कई पंचायत समिति जिला परिषद को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा जो है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है। तो बिहार के पंचायती राज संस्थाओं को जो कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं ये कहीं न कहीं वहाँ के समिति को, पंचायत समिति को, जिला परिषद को, पंचायत ग्राम पंचायत को, तो ये कहीं न कहीं बेहतर कार्य हो रहा है तभी तो
पुरस्कार प्राप्त हुआ है भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 2021 में। तो इसकी चर्चा आपको करना है उपलब्धि में, बाकी पीडीएफ पढ़िएगा सब समझ में आ जाएगा। तो इसको याद करना है, जो भी चीज़ें हैं बता दिए हैं, अब हम आगे चर्चा करेंगे।